हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं, एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर। पहला पार्ट उसका आज ये है, ठीक है। तो आसान सा लेक्चर होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई टॉपिक है, हाई फाई कॉन्सेप्ट है, नहीं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट होंगे। इसलिए मैं बताऊँगा, अभी पढ़ लो एक बार, और जब एग्ज़ाम आए तब एक बार पढ़ लेना। बाकी एक बार पढ़ने से हो जाता है ना। कुछ एक दो हेडिंग्स होती हैं जो मैं पढ़ने से ही आती हैं, इनके नाम पढ़ोगे तो ही तो आएंगे। है बहुत आसान, बस एक बार लेक्चर लगाओ मेरा और हो जाएगा, ठीक है। नोट्स को एक दो बार रिवाइज करो, पेपर के टाइम पे हो जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, ठीक है जी। तो करीब करीब 6 से 7 लेक्चर होंगे, देख लेंगे जितने बनेंगे एंड ख़त्म कर देंगे आपके पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, नाम से क्या लग रहा है? ये HAI है ना, कई बार इसको मैं लिखूंगा HAI, है ना, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये है क्या? ऐसा होता है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति आया, एक पेशेंट आया किसी हॉस्पिटल में, मान लो टाइफाइड की बीमारी लेके आया, है ना, और उसको टाइफाइड लेके आया, इसका इलाज चल रहा है मस्त। और कुछ समय बाद देखा गया कि उसके अंदर निमोनिया भी आ गया यार। वो आया टाइफाइड के लिए था, लेकिन 2 दिन के बाद उसमें रिपोर्ट कराई तो यार 2-3 दिन के बाद उसके बाद निमोनिया भी आ रहा है। तो ये निमोनिया कहाँ से आया? ये निमोनिया आया उसके आपके हेल्थ केयर सेटअप से, ये निमोनिया आया वहाँ के हेल्थ केयर इन्वायरमेंट से, ठीक है जी। तो वो सारे इन्फेक्शन जो कि पेशेंट एडमिशन के टाइम पे लेके नहीं आता है, क्या लिखा हुआ है? द इन्फेक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया। इस वाले पेन का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हाँ सही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा क्या था? इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल बाय अ पेशेंट एडमिटेड फॉर अ रीजन अदर देन द इन्फेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट। तो वही बात लिख रहे हैं कि ये एक्वायर्ड कर रहा है वो इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर, उसके अलावा जो कि वो पहले से ही था, ठीक है जी। और इसके सिम्टम्स आने चाहिए करीब करीब 48 घंटे के बाद, क्योंकि पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है कि इनक्यूबेशन पीरियड में चल रहा था, पता नहीं था, लेकिन बाहर से ही था वो, ठीक है जी। तो समझ हमको आ गया कि नाम से ही लिख रहा था, और हमें समझ भी आ गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या हुए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या हुए आपके? ये हुए आपके जो कि आपके हॉस्पिटल में एक्वायर होंगे उस पेशेंट को, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे होता है इम्यून स्टेटम। देखो स्टेटस, देखो जो पेशेंट आया है बीमारी से, बूढ़ा इंसान है, कोई भी इंसान है बीमार है, तो उसकी इम्यूनिटी पहले से ही बेकार है यार, तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक फैक्टर तो ये है। और हम जानते हैं हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, भाई आप वहाँ पे क्या रहते हैं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, पेशेंट्स, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा? कहीं बैक्टीरिया लग रहे हैं हर जगह, कहीं ना कोई इन्फेक्शियस चीज़ रखी हुई है, तो इन्वायरमेंट ख़राब होता है। हॉस्पिटल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है आपका, वो एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, हर पेशेंट पे यूज़ हो रही है। तो वहाँ के बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मोर और लेस, कुछ बैक्टीरिया आके रेजिस्टेंट होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। तो जब वो पेशेंट को इन्फेक्ट करते हैं तो पेशेंट ज़्यादा दिक्कतें फील करता है ना, ज़्यादा दिक्कतें फील करता है, ओके। और हम जानते हैं वहाँ पे इंटरवेंशंस भी हो रही हैं बहुत सारी, कैथेटर लग रहा है, सेंट्रल लाइन लग रही है, बहुत सारे ब्लड वगैरह लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी इंटरवेंशंस हो रही हैं। तो इन इंटरवेंशन में अगर ढंग से नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो HIV वगैरह खतरा रहता है। साथ साथ अगर वहाँ का पुअर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सब कुछ देख रहा है, ये सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह देख रहा है, कि जो मैनेजमेंट देख रहा है, अगर वो ख़राब है तो भैया फिर क्या ही कर सकते हो। मान लो वहाँ पे सफाई कर्मचारी आ ही नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें जो होती हैं अगर ख़राब हुई और होती हैं जनरली, तो वो ये इन्फेक्शन आता है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ही एक स्तर पे डाटा आप देखोगे, किताब पढ़ोगे, है ना, तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक तो हैं, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, एक होता है एंडोजीनस सोर्स, एक होता है एक्सोजीनस सोर्स। मतलब इसका मतलब समझो कि जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हॉस्पिटल से मेरे अंदर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मान लो ये उसका हाथ है, मान लो ये क्या है, उसका उसका हाथ है, ठीक है, उस पेशेंट का हाथ है। अरे यार अजीब सा बना है ना, सर्दी बहुत हो रही, लिखा नहीं जा रहा मेरे से, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऑपरेशन हुआ, तो उसके जो हाथ के जो बैक्टीरिया थे, कुछ भी स्किन के जो नॉर्मल फ्लोरा थी, वो उस यहाँ पे रहती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑपरेशन हुआ, तो ये नॉर्मल फ्लोरा जो कि उसकी स्किन पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, कोई दिक्कत नहीं कर रही थी, वो जाके यहाँ पे दिक्कत कर रही है, चली गई बॉडी के अंदर, अब दिक्कत कर रही है। तो इसे बोलेंगे एंडोजीनस सोर, जहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट की अपनी ही फ्लोरा, अपने ही लोग क्या हुए, इन्वेड कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो इससे कैसे बचेंगे? आसपास साइड को पहले पूरा आप, है ना, पूरा साफ़ कर दीजिए। अब आते हैं एक्सोजीनस सोर्स।
एक्सोजिनस सोर्स मतलब कि बाहर, लाइक इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कितना ख़राब होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेज, है ना, ये सब क्या होता है, हर पेशेंट कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, हर पेशेंट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं डॉक्टर, नर्सेज, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट फैला सकते हैं, बिल्कुल। अदर पेशेंट्स, है ना, एक पेशेंट दो पेशेंट बात कर रहे हैं आपस में, ज़्यादा दूरी नहीं बनाई रखी है, सारे पेशेंट एक ही वार्ड में रख रखे हैं, इस तरीके से कर रखा है अरेंजमेंट, तब भी आ रहा है एक्सोजिनस सोर्स। तो एक्सोजिनस सोर्स मतलब उस पेशेंट की बॉडी के बाहर से आ रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट से आए, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर लेके आ जाए, चाहे दूसरे पेशेंट से आ जाए। और एंडोजिनस सोर्स मतलब कि उस पेशेंट की बॉडी में ही था, बट वहाँ पे सर्जरी हुई और वो जो उसका नॉर्मल फ्लोरा था वो वहाँ पे जाके इन्फेक्ट कर दिया, उसका खुद का ही फ्लोरा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब हमारे पास इसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को। ठीक है, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से हमें ये 6 तो याद करने ही करने हैं। इनके नाम आपको स्केप, ट्रिक क्या होती है, मतलब ऐसे याद करा जाता है, स्केप, है ना, हर एक का स्टार्टिंग लेटर है। तो ये 6 तो बहुत मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा बहुत से और भी हैं स्टेफ, है ना, आपका बहुत सारा चीज़ देखोगे आप लोग, बट ये 6 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे नाम क्या लिखा है, एंटेरोकोकस फेसिकम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप पढ़ोगे माइक्रो में, है ना, पढ़ा होगा तो याद दिख रहा होगा। क्लेब्सिलिया निमोनिया, है ना, निमोनिया करेगा। ठीक है, तो ये आपके 6 कुछ स्पीसीज़ हैं, ये 6 बैक्टीरिया हैं जो आपके मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, जो कि क्या करते हैं, आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस करते हैं। ठीक है जी, चलो अब आपका जो मेजर, अगर मैं पूरा क्लासिफिकेशन करूं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किस किस तरीके से होता है किसी भी पेशेंट को, तो मैंने देखा कि 2 टाइप होते हैं यहाँ पे। एक होता है डिवाइस, जहाँ पे डिवाइस यूज़ हो रहा है, और एक नॉन डिवाइस, है ना। तो पहले समझो डिवाइस, जहाँ पे कोई डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है, उस डिवाइस इन्फेक्टेड था या वो डिवाइस की वजह से लंबे समय तक लगा रहा। मान लो पहला देखते हैं हम लोग, क्या, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्या लिखा, यूटीआई का मतलब बताओ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मान लो एक पेशेंट है, उसके में ना कैथेटर लगा हुआ है यूरिन में, मतलब जहाँ से यूरिन को हम क्या करेंगे, ब्लड से निकालेंगे, है ना, यूरिन बैग में। ठीक है, वो लगा हुआ है, और वो लंबे समय तक लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि मान लो एक पेशेंट है, उसमें क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। कहाँ जा रहा है पाइप, ये ब्लैडर तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बताओ, ब्लैडर तक जा रहा है। तो ये आउटसाइड वर्ल्ड है ना, यूरिन को बाहर निकाल रहा है। तो लिखा नहीं जा रहा, सर्दी बहुत हो रही है, एक सेकेंड, है ना। तो क्या हो रहा है आपका, ये जो पाइप के थ्रू आपका जो इन्फेक्शन था कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्लैडर तक पहुँच जाएगा। मान लो किसी ने पाइप लगाया, वो इतना अच्छे से नहीं, आपका वहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्टेड था वो पाइप, या फिर बहुत लंबे समय तक लगा के छोड़ दिया उसे, तो भी वो दिक्कत हो रही है। तो जो भी आपका कैथेटर है, एसोसिएटेड यूटीआई हो रहा है, तो ऐसे यूटीआई को बोलेंगे कैथेटर, क्योंकि इस कैथेटर की वजह से ही वहाँ पे यूटीआई हुआ है। तो ये 33% कंट्रीब्यूट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, CLABSI, कुछ नहीं है, सेंट्रल लाइन, कुछ लाइन डालते हैं, IV लाइन डालते हैं कुछ, है ना, आपका फेमोरल वीन में, सबक्लिनियल वीन में, ठीक है ना। तो इन सब वीन में हमने कुछ डाला, लाइक किसके लिए करते हैं, हीमोडायलिसिस के लिए करते हैं मेनली, है ना। तो ये सब करने के लिए हमने करा, और लेकिन वहाँ पे हमने कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमने अच्छे से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, वहाँ पे इन्फेक्शन दे दिया उस पेशेंट को, तो वो 13% होते हैं। 15% मान लो कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वहाँ से उसने निमोनिया पकड़ लिया बिकॉज वेंटिलेटर से आ गया। तो ये डिवाइस यूज़ हो रहे हैं ना, देखो ये डिवाइस हो गया, ये डिवाइस हो गया, ये डिवाइस हो गया। तो ये 3 हैं, ये क्या बोलेंगे हम, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अभी इनके बारे में डिटेल में नहीं बात कर रहा, बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पे हम बहुत डिटेल बात करेंगे हर एक के बारे में कि कैसे हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, और लास्ट क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, कि जहाँ पे सर्जरी हुई वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया, लाइक हमने देखा था यहाँ पे ये वाला। तो ये हो गया आपका 31%। तो आपका ये हो गया डिवाइस वाले 3 और नीचे वाला 1। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, इसे मैं रफ भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर ही है सारी की सारी। आ जाओ, अब आते हैं यार हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। यस, बहुत डेंजरस हैं। क्यों डेंजरस हैं, बिकॉज वहाँ के जो बैक्टीरिया होंगे वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होंगे, बहुत डेंजरस भी होंगे, उनको ट्रीट करना भी मुश्किल होगा और दिक्कत और लाएंगे पेशेंट को। तो उसको हमें कम तो करना है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो कुछ प्रिकॉशन फॉलो करेगा, है ना, प्रिकॉशन, जिससे कि प्रिवेंट हो जाए क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो वो कौन कौन से प्रिकॉशन होंगे, 2 टाइप के प्रिकॉशन फॉलो करेगा। एक होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी पेशेंट को, मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब उसे बीमारी है या नहीं है, किसी भी सैंपल को, कोई ब्लड का सैंपल है, यूरिन का सैंपल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो इन्फेक्टेड है या नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फेक्टेड है या नहीं है, मैं सबको इन्फेक्टेड मान के ही चलूँगा।
समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या है, बेसिक इन्फेक्शन, बेसिक कंट्रोल प्रैक्टिस है दैट मस्ट बी फॉलो फॉर एवरी पेशेंट, एवरी सैंपल, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी शार्प चीज़, है ना। मतलब मैं ये नहीं देखूंगा कि यार ये पेशेंट ना दिखने में सही लग रहा है, चलो इसका सैंपल तो मज़े मज़े में लेके चले जाते हैं, मैं नहीं करूँगा ये। मैं वही चीज़, ये पेशेंट सही लग रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, इसके पास तो आराम से घूमते हैं ये पे, मास्क बिना लगाए, बिना हाथ धोए घूमते हैं। ऐसे नहीं करेंगे हम ये सारे काम। हम हर पेशेंट को सेम मानेंगे, हर पेशेंट को ऐसा ट्रीट करेंगे कि यार ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। इस तरीके से, तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल। पहले बोलते थे यूनिवर्सल प्रिकॉशन, बट इसका नाम है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो इसके अंदर कितनी चीज़ आती हैं, 8 चीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हैंड हाइजीन। मैं हर मान लो डॉक्टर हो आप लोग, है ना, आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो राउंड पे, तो आप हर बार क्या करोगे, हैंड हाइजीन फॉलो करोगे। आपको पता है वो पहला वाला पेशेंट भले ही नेगेटिव हो, कोई इन्फेक्शन नहीं था, आप ही मान के नहीं चलोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉपर मास्क वगैरह लगाओगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स वगैरह पहनोगे, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखोगे, स्पीलेज क्लीनिंग करोगे, ब्लड फैल गया, मरकरी फैल गई, उसकी सफाई करोगे। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर आइटम, लाइक एक थर्मामीटर है, एक पेशेंट ने पहले नापा अपना टेम्परेचर, दूसरे पेशेंट पे जा रहा है, तो उस बीच में साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। भले ही पहला वाला पेशेंट को बीमारी नहीं थी, बट मैं ये नहीं मानूंगा कि वो पेशेंट सही था, उसको क्यों साफ़ करें, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? इन्वायरमेंटल जो क्लीनिंग होगी, उसके आसपास चीज़ें, शार्प चीज़ों को ढंग से रखना, मतलब, है ना। रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिक्विट, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हैंड हाइजीन, ये पढ़ते हैं हल्का हल्का, और ये थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी ये 9 चीज़ें हैं, ये हर बार फॉलो करूँगा मैं, ठीक है जी। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसको फॉलो प्रॉपर करूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, है ना, अच्छी वीडियो आएगी इसके ऊपर। आपको पता होगा कुछ बैग्स होते हैं पर्टिकुलर कलर के, उन पर्टिकुलर वेस्ट जाता है, तो उनके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है जी। अभी हम इसकी बात करते हैं, थोड़ी इसकी बात करते हैं, थोड़ी इसकी बात करते हैं, मोटा मोटा हो जाएगा। आ जाओ, हैंड हाइजीन, आ जाओ, है ना। हैंड हाइजीन नाम सुना है, हाथ की सफाई रखनी है ना। क्यों रखनी है? क्यों? बिकॉज हाथ क्या हुआ आपका, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, लाइक नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल, जो भी हुआ आपका, वो हर पेशेंट पे जा रहा है, वो वहाँ हॉस्पिटल की चीज़ों को टच भी कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी एक पेशेंट टच करा किसी पेशेंट को, और वो दूसरे पेशेंट पे गया तो इन्फेक्शन फैला दिया। तो फैल कैसे रहा? हैंड से। तो इसका हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेन सोर्स है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का। समझ में आ रहा है क्या? तो टाइप ऑफ हैंड हाइजीन होता है आपके 2, हैंड रब एंड हैंड वॉश। देखो यार, ये चैप्टर ऐसा ही है, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, आप 2x पे लगा के देखो इसको, और हो जाएगा, नोट्स पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। आ जाओ, अब मैंने क्या बोला, हैंड रब, हैंड वॉश, दोनों बातें अलग अलग हैं कुछ हद तक। देखो, दोनों में हाथ साफ होंगे, दोनों ही पार्ट है हैंड हाइजीन के, ठीक है। कब क्या करेंगे देखेंगे। तो वो हैंड रब क्या हुआ ना, ऐसा समझो सैनिटाइजर, जो आप सैनिटाइजर लेते हो हाथ साफ करते हो, ठीक है जी। तो ये आपका सैनिटाइजर जैसा है। तो इसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 70 to 80%, और आपका 0.5 से 4% क्या है, क्लोरोहेक्सिडीन है, ठीक है। कितना सेकंड लगता है? 20 से 30 सेकंड। तो जब भी आप सैनिटाइजर लोगे 20 से 30 सेकंड रखोगे, और वो अच्छी बात क्या है इसकी, कि इसमें कुछ साफ वो सुखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप एवोपरेट हो जाता है ऑन इट्स ओन। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है इसकी, ठीक है। कब यूज़ करेंगे? मान लो आप राउंड ले रहे हो वार्ड में, आईसीयू में, तो आप जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जा रहे हो देखने, तो उस बीच में आप क्या करोगे, आप हैंड हाइजीन में हैंड रब कर लोगे, ठीक है जी। चलो, पेशेंट केयर एक्टिविटी, है ना, पेशेंट टच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे आप पेशेंट टच किया, आपने मान लो एब्डोमेन एग्जामिन करा, उसके बाद उससे पहले आपने हाथ धो लिए, ठीक है जी। चलो, हैंड वॉश। हैंड वॉश क्या है आपका, घर में जब आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो ना, खाना खाने के बाद हाथ धोते हो ना, तो वो हैंड वॉश होता है, वहाँ पे सैनिटाइजर नहीं करते, हैंड वॉश करते हैं। तो अगर ये वाला सोप मिल जाए आपको, एंटी माइक्रोबियल सोप, है ना, जिसमें 4% क्लोरोहेक्सिन, तो बेस्ट है, वरना घर में जो नॉर्मल साबुन होता है उससे भी हाथ धो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। टाइम 40 से 60 सेकंड, यहाँ पे क्या था 20 से 30 सेकंड, यहाँ पे डबल कर दो, 20 का डबल 40, 30 का डबल 60, ठीक है जी। ओके, अब कब कब करना है ये देख लेते हैं एक बार। आसान सा टॉपिक है, लिखा हुआ है, समझ में आता है, लेकिन जस्ट पढ़ाना तो भाई। चलो आ जाओ। व्हेन द हैंड आर विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड, मतलब जब हाथों पे एक्सेट्रा पस ब्लड लग गया है, उसके बाद मैं ऐसा नहीं सैनिटाइजर लगा लूँगा। खुद इमेजिन करो आपके हाथ में ब्लड लग गया है और आप सैनिटाइजर साफ़ कर रहे हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, आप हैंड वॉश करोगे जब, है ना। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पहले, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर शिफ्ट ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी की शिफ्ट चेंज हो रही होगी, आ रही होगी, ठीक है, उस टाइम पे। व्हेन गिविंग केयर टू द पेशेंट विद डायरिया, तो उस टाइम पे आप, ये कुछ 5 केसेस हो गए जहाँ पे आप हैंड वॉश करोगे,
हैंड वॉश करोगे। बट हैंड रब कब करोगे? जब आप राउंड वगैरह ले रहे हो पेशेंट केयर एक्टिविटी के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे ना आपको हाथ को अपने सूखा भी रखना है, आप हाथ पोंछते नहीं घूमोगे हर जगह, ठीक है। तो आपको हैंड रब करोगे सो दैट वो जो सैनिटाइजर है जो कुछ भी है वो एवोपरेट कर जाएगा। ओके जी, चलो अब ये 5 मोमेंट होते हैं, माई 5 मोमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन। कब कब करना है? आप किसी पेशेंट के पास खड़े हो, आपको हैंड वॉश नहीं, हैंड हाइजीन कब कैसे कैसे करना है। देखो, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिल्कुल समझ में आता है, पेशेंट को टच करने से पहले आप कोई भी उसमें क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हो, है ना, तो उससे पहले मान लो आप सेंटर लाइन डाल रहे हो, है ना, उसके जुगुलर वीन वगैरह में या फिर कहीं भी, है ना, आपका सब क्लीन वीन में, ठीक है, फिमोरल वीन में आप सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, तो उससे पहले आप एसेप्टिक मेजर्स लोगे, हाथ वाथ धो लोगे, ठीक है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड रिस्क, तो आपके हाथ में ब्लड वगैरह लग गया, बॉडी फ्लूइड लग गया, तो उसके बाद भी हाथ आप हाइजीन फॉलो करोगे। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर टचिंग अ पेशेंट भी जरूरी है और आफ्टर टचिंग अ पेशेंट भी जरूरी है, ठीक है जी। और अगर आपने कोई पेशेंट सराउंडिंग टच कर ली है उसके बाद भी हाथ धोना है। तो ये बहुत कॉमन नॉलेज, बहुत बहुत सिंपल चीज़ें लिखी हैं, आपको एज इट इज़ याद रखना है और याद भी नहीं करना है यार, आपको कॉमन सेंस लगाना है एंड इमेजिन करना है आप एज अ डॉक्टर आप हो और आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। आ जाओ, तो आप देख सकते हो स्टेप, ये आपके क्या हुए स्टेप, ठीक है। और जो मैंने अभी पढ़ा है ये क्या हुआ मोमेंट। तो आपके आंसर पूछते हैं कि WHO के हिसाब से कितने मोमेंट्स होते हैं हैंड हाइजीन में, तो आपका आंसर 5 होगा, ठीक है जी। चलो आ जाओ, तो मैंने क्या बताया आपको बताओ, एक बताया मैंने हैंड रब, है ना, देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, देखो हैंड रब, और क्या बताया हैंड वॉश, हैंड वॉश, ठीक है। हैंड रब में क्या है, सिंपल सैनिटाइजर लेंगे वो एवोपरेट कर जाएगा, ठीक है जी। हैंड वॉश में क्या है, साबुन से हाथ धोगे। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको खुद परफॉर्म करना, जब भी हाथ धोना 1-2 बार करना याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले क्या करेंगे, अप्लाई हैंड रब, सैनिटाइजर ले लिया या फिर आपने सीधे क्या करा, हैंड को गीला करा और साबुन ले लिया। उसके बाद पहले ऐसे करेंगे हाथ से, फिर बैक टू पाम, है ना, फिर क्या थंब को करेंगे, फिर बैक टू फिंगर, लिखा हुआ है, पिक्चर भी बनी हुई है, बहुत सिंपल। और देखो जो हैंड रब है ना वो यहाँ पर रुक जाएगा, उसके बाद आप पानी से नहीं धोना, ठीक है। लेकिन जो हैंड वॉश है यहाँ पे साबुन लगाया है आपने, उसमें आपको फिर लास्ट स्टेप भी कुछ करने पड़ेंगे, लास्ट स्टेप भी कुछ करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो गया। आपसे पूछेंगे स्टेप्स कितने होते हैं हैंड रब में, तो आप कितने बोलोगे 7 स्टेप्स, और यहाँ कितने बोलोगे 10 स्टेप्स, हैंड वॉश 10 स्टेप्स, बिकॉज लास्ट के 3 स्टेप में हाथ को वापस धोना, फिर पोंछना और फिर टॉवल वगैरह वाले सारे स्टेप्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। 8, 9, 10, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, नोट्स में लगा दिया मैंने, ये वाली इमेज पढ़ लेना, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है मेनली आपका स्पॉटिंग में आता है कि आपका डोनिंग, क्या पीपी किट देखा होगा ना कोविड टाइम पे, पहनोगे कैसे, उतारोगे कैसे। तो पहले गाउन पहनेंगे, पहनने के बाद पहले गाउन, फिर आपका मास्क वगैरह, फिर फेस शील्ड या गॉगल्स, और आप लास्ट में ग्लव्स, ठीक है जी। उतारने के समय में हम ग्लव्स, ठीक है, फिर गाउन, फिर फेस शील्ड, फिर लास्ट में हम क्या उतारेंगे ये। और एक बात और इसमें याद कर लो, जब आप मास्क उतारोगे या फिर रेस्पिरेटर उतारोगे, यो उस रूम से निकलने के बाहर उतारोगे। बाकी चीज़ें आप उस इन्फेक्टेड रूम के अंदर भी उतारते हैं ना, लेकिन जो मास्क है ये आप उस रूम जहाँ पे वो इन्फेक्शन है उससे बाहर आके निकालेंगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम, क्या ब्लड फैल गया भैया ज़मीन पे, तब क्या करें। तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कि सिंपल लिया आपका पोछा, ले भैया पोछा मार दिया, ले चम कर दिया, एकदम साफ़ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार। वहाँ पे प्रॉपर एक तरीका है ना, वो लेंगे, बिकॉज हम जान सकते हैं ना बीमारी फैलती है ब्लड से, तो उसको ऐसा नहीं सिंपल साफ़ कर दिया, हमें दिखेगा वो साफ़ लेकिन वहाँ पे दिक्कतें होंगी फिर। चलो तो क्या करेंगे, पहले हम वियर करेंगे पीपी, जो भी साफ़ करेगा पीपी पहनेगा, फिर वहाँ पे हम कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर ले वो डालेंगे, है ना, न्यूज़पेपर डाल दिया, और फिर हमने वहाँ पे ऐड करना है एक डिसइंफेक्टेंट जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, 20 मिनट के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, वापस डाल दो न्यूज़पेपर या फिर उसको उठा लो। मतलब हुआ क्या, देखो पीपी किट पहनी, और जहाँ पे पहले ब्लड पड़ा हुआ है पहले वहाँ पे हमने डाला क्या, न्यूज़पेपर वगैरह, फिर जो भी एब्जॉर्ब कर ले उस ब्लड को, हल्का फुल्का उसको एब्जॉर्ब कर ले वो डाल दिया। फिर उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। और फिर हमने न्यूज़पेपर वगैरह डाल के वापस से उसको साफ़ कर दिया, और जो सब कुछ बना वो सब हमने कहा डाला येलो बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर में, बिकॉज हम देखेंगे येलो वाले में एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह आते हैं, तो ब्लड वाला भी वहीं जाएगा। अभी मैं नहीं बात कर रहा इसकी, मैं बात करूँगा नेक्स्ट यहाँ फिर जब भी हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो, और बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन सब में, सबसे इंपॉर्टेंट वो
एक आपका है ना ऑटोक्लेव भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये सब जो ने पढ़ाया आपको, हैंड हाइजीन या आपके पीपी किट या आपका स्पिल मैनेजमेंट, ये सब क्या आपका स्टैंडर्ड है कि आपका मान लो खून ज़मीन में फैला भी है तो मैं ये नहीं देखूंगा ये खून इन्फेक्टेड है नॉन, नहीं, मेरे को हर बार ये फॉलो करना है, मतलब ये स्टेप फॉलो करने हैं तो करने हैं, दैट्स इट। मुझे जब भी खून गिरेगा ज़मीन में ये फॉलो करना है तो करना है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नहीं साफ़ हो जाएगा कि आपने देखा यार ये पेशेंट ठीक है, इसका ब्लड तो ठीक ही होगा, क्या ही साफ़ करना है, पोछा मार देता हूँ। अच्छा ये पेशेंट तो HIV वाला है, इसका ब्लड अच्छे से साफ़ करते हैं, मतलब इन्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं करना, ये स्टैंडर्ड है, ये आपका ब्लड फैला तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड इन्फेक्शन, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें पता है कि यार इस पेशेंट में बीमारी है या मोस्ट प्रोबेबली होगी, और ये किस मोड से फैलेगी, लाइक कॉन्टैक्ट से फैलेगी, ड्रॉपलेट से फैलेगी, एयरबॉर्न से फैलेगी। लाइक यहाँ पे देखो एक चीज़ देख लो, जो मेन चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न दोनों ही रेस्पिरेटरी चीज़, मतलब खांसने वासने में आ रही हैं बाहर, दोनों डिफरेंस क्या है? जो यहाँ का पार्टिकल है ना थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, 5 है ना, 5 माइक्रोमीटर, तो आपका क्या हुआ थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो बड़े साइज़ से होने से क्या हुआ, ये ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये लंबे दूरी तक नहीं, ज़्यादा समय हवा में नहीं रहेगा, और थोड़े दूर जाके लेस देन 3 फीट से पहले ही वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब लंबे समय तक दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है ना, डिप्थीरिया वगैरह में होता है, अभी नाम याद नहीं करने, जस्ट समझो। एयरबोर्न क्या होता है, एयरबोर्न में क्या हुआ, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, 5 माइक्रोमीटर से भी छोटा, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो छोटा है तो लंबे समय तक एयर में रहेगा और लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इट इज़ मोर डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में क्या हुआ, आपका ज़्यादा दूर तक इन्फेक्शन ट्रैवल नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न आप बहुत नाम सुनोगे और आप उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट नहीं, डिफरेंस है सर, है ना, डिफरेंस है। ओके चलो आ जाओ। एक होता है कॉन्टैक्ट बीमारी, जो कॉन्टैक्ट से फैल रही हैं, तो जैसे कि आप कॉन्टैक्ट में क्या कर सकते हो, हैंड हाइजीन सब में करना है भैया, ये तो है ना, हैंड हाइजीन, पीपी किट पहननी है, इक्विपमेंट। देखो जो बीमारी कॉन्टैक्ट से फैल रही है ना, उन पेशेंट में हम डिसाइड करेंगे कि उनको ना उनका पर्सनल वो दें, क्या इक्विपमेंट दें, लाइक सिंगल यूज़ पेशेंट, लाइक उसका बीपी का जो कफ होता है वो भी उसको दें, अपना खुद खरीदो, है ना, उसका थर्मामीटर भी उसका खुद का हो, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब उसके खुद का हो, बिकॉज कॉन्टैक्ट नहीं कराना हमें, ठीक है जी। पेशेंट की प्लेसमेंट भी ढंग से रखेंगे, है ना, आप मतलब आइसोलेटेड रूम मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट का ट्रांसफ़र लिमिटेड रखेंगे कि एकदम ज़रूरत पड़ने पे ही, अगर MRI करानी है तो ही ले जाओ, वरना छोटे मोटे एक्सरे तो वहीं कर लो, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ दी रूम को प्रॉपरली साफ़ करते रहो, तो यही है। यहाँ पे भी देखोगे किताब में ये सब लिखा होगा, बट ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। बाकी आप किताब ज़रूर पढ़ा करो हर टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद, बिकॉज एज अ टीचर कोई भी टीचर आपको पूरी बुक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाता, है ना, और ना पढ़ाना चाहिए उस तरीके से, अदरवाइज़ बुक की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी फिर। तो आपको प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो एग्जाम टाइम पे देखोगे तो भैया मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है, इनफ भी नहीं है, ये मोर देन इनफ है। बट अगर आप पे थोड़ा 5-4 महीने का टाइम है तो प्लीज़ इस वीडियो के तुरंत बाद चैप्टर नंबर आई थिंक कितना है देखूँ, एक सेकेंड, अपूर्वा शास्त्री बुक में चैप्टर नंबर है ये 21, है ना, रोल नंबर भी 21 है मेरा, 21 चैप्टर है, तो वो चैप्टर आप एक बार रीड मार लोगे जल्दी 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 और आपका काम हो जाएगा बड़ी तरीके से, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। चलो गाइस, थैंक यू, बाय।